यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 मेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है एंड नाउ इज द स्टेज व्हेन वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू इन 2023, इसके अलावा भी आपको जब भी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देना है, आई विल से दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। इस वीडियो में हम हर वो एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे जो एक एस्पायरेंट को कवर करने चाहिए, एक एस्पायरेंट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। ऐसी क्या चीजें होती हैं इंटरव्यू के लिए जो आपको हमेशा फोकस पे रखनी चाहिए, और ऐसी क्या चीजें हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना सबसे आसान भी है और सबसे डिफिकल्ट भी। सबसे डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि सिलेबस कोई डिफाइन नहीं है। यस, यूपीएससी जस्ट सेइंग कि वी आर जस्ट गोइंग टू टेक योर पर्सनालिटी टेस्ट, हम आपका पर्सनालिटी टेस्ट लेने वाले हैं, उसके अलावा कोई सिलेबस डिफाइन नहीं। और डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि जब सिलेबस डिफाइन नहीं है, उसका मतलब है कि इनफाइनाइट सिलेबस है, अनंत तक सिलेबस आपका डिफाइन हो जाता है। तो फिर हमें क्या कवर करना चाहिए, क्या नहीं कवर करना चाहिए? आई विल टेल यू 7 मेजर पॉइंट्स, 7 ऐसे मेजर पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं आपको जो आपको डेफिनेटली कवर करने चाहिए। आई विल से कि 7 मेजर पॉइंट आपके 70% इंटरव्यू को कवर कर देंगे। तो चलिए समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपको किन एरियाज के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं हर पॉइंट को एलैबोरेट करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या लॉजिक है जिसके पीछे इस पॉइंट के ऊपर आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, क्या आपका बेसिकली इंटेंशन है। यहाँ पे जो वर्ड है इंटरव्यू, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है इंटर मतलब इंटरनल, समथिंग रिलेटेड टू अस। व्यू मतलब देखना। मतलब ये होगा कि आपका इंटरनल जो सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम का मतलब आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है, आपके थॉट प्रोसेस कैसे हैं, आपकी विचारधारा कैसी है, आप किसी चीज के बारे में, जो देश के अंदर जो इवेंट हो रहे हैं उनके बारे में कितने कंसर्न है, और अगर कंसर्न है तो भी आपका थॉट प्रोसेस उनके बारे में किस तरीके से काम करता है, ये सब यूपीएससी के बोर्ड मेंबर आपसे जानना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए 5 बोर्ड मेंबर आपका इंटरव्यू लेते हैं, जिनमें से कुछ अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड से होते हैं। और जब एकेडमिक बैकग्राउंड और सिविल सर्विसेज के बैकग्राउंड की बात आती है तो उन दोनों को जवाब की जो एक्सपेक्टेंसी है वो ऑल टुगेदर अलग होती है। जी हाँ, मान के चलिए 60 प्लस एज के लोग आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, और 60 प्लस एज के लोग जब आपका इंटरव्यू लेते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेंसी, उनकी थॉट प्रोसेस आपसे कहीं ज्यादा अलग होती है। वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट आने वाले डिस्कशन के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपकी थॉट उनसे अलग हो सकती है। लेकिन हाँ, यूपीएससी इसको देता है पर्सनालिटी टेस्ट का नाम, 2023 पर्सनालिटी टेस्ट। अब सवाल ये भी है कि ये इतना अहम क्यों है आपके लिए? क्योंकि ये कंसिस्ट करता है 275 मार्क्स, जो काफी ज्यादा नंबर है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर। 275 मार्क्स में से मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को जानता हूं जिन्होंने 209, 205 मतलब 200 प्लस मार्क्स इसमें अचीव किए हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को भी जानता हूं जिन्होंने हार्डली 150, 130 इतना ही स्कोर कर पाए। तो ऐसा क्या डिफरेंस होता है एक सिविल सर्वेंट की, जब एक सिविल सर्विसेज की तैयारी जब बच्चा शुरू करता है, प्रीलिम्स देता है, मेंस देता है, तो नॉलेज लेवल तो काफी हद तक बढ़ जाता है। फिर ऐसा क्या डिफरेंस आता है कि एक स्टूडेंट 130 पे रह जाता है और अनदर स्टूडेंट इज गेटिंग 200 प्लस मार्क्स? देखिए 70 से 80 मार्क्स का डिफरेंस कोई कम नहीं होता, और खासकर ऐसे सर्विस के लिए जिसमें एक एक नंबर के लिए काफी ज्यादा मारामारी हो। तो चलिए समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ऐसी क्या चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। आपको भी पता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है फ्रॉम 9th ऑफ दिसंबर, और ये आप फिल कर सकते हो 15th ऑफ दिसंबर इवनिंग 6 PM तक, 6 बजे तक शाम को आप इसको फिल कर सकते हो। इसमें आपसे कुछ सवाल और जवाब किए जाते हैं, उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस को पिकअप किया है। मैंने 7 मेजर पॉइंट्स वहां से पिकअप किए हैं, हालांकि आपको काफी सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, उसमें से मैंने 7 मेजर पॉइंट्स को पिकअप किया है वहां पे, जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप मान के चलिए आपका जो इंटरव्यू रहने वाला है वो आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से ही बेसिकली ड्राइव होगा। आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ही उसको एक डायरेक्शन देता है। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल, और सवाल ये है कि सर, ये जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ये नॉलेज टेस्ट है या फिर पर्सनालिटी ही टेस्ट है? मतलब क्या यहां पे मेरी नॉलेज का टेस्ट किया जाता है या फिर मेरी पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है, मेरे आचार विचार के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, मैं किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूं उसको जानने की कोशिश की जाती है।
तो मेरा आंसर बहुत ही सिंपल है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कहना है कि नहीं, नॉलेज ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होती, नॉलेज तो आपकी टेस्ट हो चुकी होती है, आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि नहीं, नॉलेज के बिना पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं हो सकती। मैं कहता हूं ये दोनों चीज़ों का टेस्ट है, लेकिन फिर भी आपके हाथ में इसकी कमांड होती है। आपके हाथ में ये होता है कि आप इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में लेके जाएं। जैसे कि अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आप उसका एक ब्लंट आंसर दे देते हैं, अगर आप ब्लंट आंसर देते हैं तो फिर इंटरव्यूअर मजबूर हो जाता है कोई और सवाल पूछने के, किसी और सेगमेंट, किसी और पिलर के ऊपर जाने के लिए। बट हां, अगर आप कोई ऐसा आंसर देते हैं जो ये बताता है कि आप जरा इस डायरेक्शन में चलिए, मैं इस डायरेक्शन में और बातचीत करना चाहता हूं। जैसे कि अगर मान लो आपका एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, और आपसे सवाल पूछ लिया गया, आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में जा रहे हैं, और जैसे ही आपके नाम और इंट्रोडक्शन के बाद बातचीत शुरू हुई, तो आपसे पूछ लिया गया कि आप पर्टिकुलरली हिस्ट्री के अंदर ज्यादा बिलीव करते हैं या ज्योग्राफी में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो फिर आप अगर डायरेक्टली एक आंसर दे देते हैं कि सर, मैं तो ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूं और मैं ज्योग्राफी में ही ज्यादा बिलीव करता हूं, आपने अपने इंटरव्यू को मॉडिफाई कर दिया है ज्योग्राफी की डायरेक्शन में, क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होते तो आप ये जवाब दे देते कि हिस्ट्री में मेरा ज्यादा विश्वास है। आपसे पूछा जाता है कि देखिए, ज्योग्राफी क्या किसी तरीके से पॉलिटिक्स को इंपैक्ट करती है, और आप ये मान के चलेंगे नहीं, पॉलिटी तो मेरा इंटरेस्ट एरिया ही नहीं है। आप ये बोल दें कि नहीं, पॉलिटी से कोई ज्योग्राफी का लेना देना नहीं, ज्योग्राफी अपने आप में एक सेपरेट सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। तो फिर आप वहीं से फिर अपने आप को नैरो डाउन करते जा रहे हैं। दूसरा जवाब ये भी हो सकता है कि यस, ज्योग्राफी इज समथिंग व्हिच ड्राइव एवरीथिंग, ज्योग्राफी इज समथिंग व्हिच ड्राइव और which decide the historical events. Like you can take example of Battle of Panipat, because it is a plain area, because it have the availability of weapon, that's why battle होना बहुत ही लाजमी था वहां पे। तो मतलब ज्योग्राफी किसी एरिया की इस तरीके से इंपैक्ट कर रही है। आप बोल सकते हो अफगानिस्तान वाज नेवर रूल्ड बाय एनी ऑफ द सुपर पावर फॉर द लॉन्गर टाइम बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट ज्योग्राफी। तो आप वहां पे इशारा दे रहे हैं कि देखिए, पॉलिटी के बारे में भी बात हम ज्योग्राफिकल वे से कर सकते हैं। तो फिर एग्जामिनर और जानना चाहेगा कि अफगानिस्तान में ऐसा क्या हो गया, इंडिया में फिर ऐसा क्या हुआ, अदर एरियाज में आपका कैसे एस्पेक्ट देखने को मिला। सिमिलरली आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं सर, पॉलिटी काफी बार ज्योग्राफी को डिसाइड कर देती है। सवाल है कैसे? सवाल ऐसे है कि किसी भी एरिया की पॉलिटी ये डिसाइड करती है कि हम किसी रिसोर्सेज को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सर, आज हम इको टूरिज्म के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन वो टूरिज्म से आया है और टूरिज्म की पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ब्राजील की गवर्नमेंट का अपना मानना है कि अमेज़न फॉरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना है, वो उनकी पॉलिटी है जो उनकी ज्योग्राफी और अल्बेडो को डिसाइड करती है, उनके फॉरेस्ट कवर को डिसाइड करती है। तो ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी ही पॉलिटी को डिसाइड करेगी, पॉलिटी भी ज्योग्राफी को डिसाइड करती है। इन टोटल मैं कहना ही चाहता हूं कि जवाब आपके ऊपर डिपेंड करता है। होता यह है कि जब आप एग्जामिनर को या इंटरव्यूअर को कुछ ऐसे जवाब दोगे जो आपको उसको इंडिकेट कर रहे हैं एग्जामिनर को कि आप इस डायरेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपने दिया कि यस, ज्योग्राफी मेरा इंटरेस्ट एरिया है, आपसे अपने नाम के बारे में पूछ लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कोई भी नाम हो सकता है। जैसे कि अगर किसी का नाम किसी फेमस पर्सनालिटी पे है तो आपसे उनके बारे में पूछा जा सकता है। और अगर आप एकदम से ये जवाब देंगे कि नहीं, किसके बारे में, इस फेमस पर्सनालिटी के बारे में मैं इससे ज्यादा अवेयर नहीं, तो फिर आपसे किसी और टॉपिक पे सवाल पूछा जाएगा। और अगर आप अपने नाम के बारे में, फेमस पर्सनालिटी के बारे में कुछ कुछ इशारे करते जाएंगे और आप आगे उसको लीड करते हैं, तो इंटरव्यू में कुछ कुछ पॉइंट्स छूटते चले जाते हैं, जिससे इंटरव्यूअर सवाल उठाने शुरू करता है। मैं ये चाहता हूं कि आपका नॉलेज बेस्ड इंटरव्यू ना हो, क्योंकि नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होती। अगर फैक्चुअल डिटेल्स पूछी जाने लग गई तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप इंटरव्यू के अंदर 2 से 4 बार स्टोरी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप हर जवाब के अंदर ये बोलेंगे कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता, तो फिर वो काफी ऑकवर्ड हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये पर्सनैलिटी बेस्ड इंटरव्यू हो, नॉलेज बेस्ड ना हो। लेकिन अगर आप एग्जामिनर को, अगर आप इंटरव्यूअर को कुछ इशारा नहीं देंगे कि ये इंटरेस्ट एरिया आपके हैं, तो फिर वो फैक्चुअल इंटरव्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल है कि सर, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो हम फिल करने वाले हैं, उनमें ऐसी क्या चीजें हैं जिसके ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए। ये 7 पॉइंट्स है जिसके बारे में आगे आने वाले 15 से 20 मिनट हम डिस्कशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सभी पॉइंट्स को मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए।
डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही आप ये सब पॉइंट्स मेंशन करते हो, और मैं ये जानता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, और ये क्रोनोलॉजी के अंदर भी है कि आपको इसी हिसाब से अपनी चीजों को प्रिपेयर करना चाहिए, इसी लेवल पे, इसी सीक्वेंस के अंदर आपको उसको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले तो मैं जिन लोगों को नहीं आइडिया है उनको मैं बताना चाहूंगा, आपका इंटरव्यू जो है वो 5 लोग कंडक्ट करते हैं, जिनमें से एक मेंबर चेयरमैन होते हैं इस बोर्ड के। जो मेंबर चेयरमैन होते हैं उनके अंदर, उनके पास आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, मतलब उनके पास आपकी पूरी डिटेल होती है, डिस्क्रिप्शन होता है। इसके अलावा जो बच गए 4 मेंबर, उनके पास आपके डेफ की समरी होती है, ठीक है। ये जो समरी है इसके अंदर बेसिक डिटेल होती है, मतलब सारी डिटेल ना होगी, कुछ कुछ बेसिक डिटेल होती है जिसके ऊपर वो फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। और ये सारे वो पॉइंट है जो आपकी समरी में होते हैं, इससे ज्यादा पॉइंट होते हैं समरी में, मैंने वो पॉइंट उठाए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि इनके ऊपर आपसे सवाल पूछा ही पूछा जाएगा, मतलब जब भी आप ये सोचते हैं कि इंटरव्यू के लिए मुझे तैयारी करनी है, तो आप इन पॉइंट्स को तैयार करके ही जाइए। सबसे पहली चीज आती है आपका नेम, ठीक है। देखिए, जब भी आप बोर्ड के सामने प्रेजेंट होते हैं तो आपसे अपना नाम पूछा जाता है। अब आपका नाम जो है वो बहुत सारे एंगल को ओपन करता है। बहुत सारे एंगल को ओपन करने का मतलब, मान लो आपका नाम कुछ भी है, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी मान सकते हो, महेंद्र सिंह आपका नाम। तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नेम का मीनिंग क्या है, ठीक है। असेंस क्या है आपके नेम का, आपके नेम का मतलब जो है वो क्या होगा। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके नाम से महेंद्र सिंह धोनी कोई पर्सनैलिटी है, जो फेमस पर्सनैलिटी है, जिनका नाम काफी ज्यादा रहा है आपके आसपास के एरियाज में, तो डेफिनेटली आपको उनके बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। एक एक पॉइंट नोट करते जाइए, आप अपने नाम के ऊपर क्या क्या चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपने नेम का मीनिंग पता होना चाहिए, और कोई भी फेमस पर्सनैलिटी अगर आपके नाम से जुड़े हुए हैं तो फिर डेफिनेटली आपको उनके बारे में आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आप पैदा हुए थे, तो हो ना हो ऐसा ही रहता है कि आपका जो नाम है उस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर था, उस ईयर के अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा, या आसपास के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये नाम पॉपुलर हो गया था। जैसे मेरा नाम कपिल है, तो कपिल देव जी उस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस रहे होंगे क्रिकेट के अंदर, दैट्स व्हाई वो नाम वहां से ड्राइव होके आ गया है। मतलब ये हुआ कि आपका जो नाम है वो किसी न किसी लॉजिक के हिसाब से रखा गया होगा, आपको वो लॉजिक पता होना चाहिए। और फिर अगर वो कोई इवेंट ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसके पीछे आपका नाम रखा गया, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट इवेंट, आपको पता होना चाहिए उस इवेंट के बारे में। अब इवेंट एक फील्ड हो सकता है, जैसे यहां पे मैंने बोला महेंद्र, तो महेंद्र सिंह धोनी, कपिल तो कपिल देव, तो मतलब ये हुआ कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं जाके क्रिकेट से एसोसिएटेड है। तो नेक्स्ट सवाल ये आता है कि आपको क्रिकेट के बारे में भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि सर क्या ये बुरा होगा कहना कि सर मैं ये बोल दूं कि सॉरी सर, मुझे क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं। तो देखिए यार, आपको ये समझना होगा कि आप कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन सभी चीजों के बारे में रख सकते हैं, और वो रखना जरूरी भी है। अगर आप इमीडिएटली क्रिकेट के बारे में कहते हैं कि नहीं मुझे कोई नॉलेज नहीं है क्रिकेट की, तो इट लुक्स ऑकवर्ड कि आप अपने सराउंडिंग के बारे में कोई मतलब नहीं रखते। मतलब ये है कि आपको मजा आया तो आप वो नॉलेज गेन करते हैं, अगर आपको मजा नहीं आया, आपके इंटरेस्ट एरिया नहीं है, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। आपका मानना फिर ये हो जाता है कि ये चीज एग्जिस्ट करे ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये होता है एक एक्सट्रीम कैरेक्टर। एक्सट्रीम कैरेक्टर जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे फिट नहीं बैठता। बाई चांस आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाती है, और आपने ही बोला मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, और आर्कियोलॉजी के हिसाब से वो काफी इंपॉर्टेंट साइट है, आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, आप तो उसको प्रोटेक्ट करना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप तो उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। तो इस पर्सन शुडंट बी वेरी एक्सट्रीम टू एनीथिंग। किसी भी चीज के लिए एक पर्सन का एक्सट्रीम होना अच्छा नहीं होता, इसलिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आपका नाम जो हो काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर, हाँ, नाम के ये कुछ एस्पेक्ट हो गए, आपके नेम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, पर्सनैलिटी पता होनी चाहिए, कोई इवेंट एसोसिएटेड है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, और फिर उसके लिए आपका रीजन कि क्या लॉजिक था उस टाइम पे जिसकी वजह से आपका नाम ये रखा गया, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार बड़ा ही ऑकवर्ड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या आपको अपना नाम पसंद है, क्या आपको आपका नाम पसंद है, और पसंद है तो क्यों, और अगर नहीं है तो फिर आपको और कौन सा नाम है ऐसा जो पसंद है कि आप अपना नाम रखना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारे सेलिब्रिटी ऐसे भी होते हैं जो बाद में अपना नाम बदल देते हैं। आई थिंक यू हैव द आइडिया, मेनी मोर पीपल्स आर देयर जो अपना नाम बदल लेते हैं।
तो फिर क्या आप भी ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो आप अपना नाम बदलना पसंद करेंगे? देखिए, सही या गलत ऐसा नहीं है कि आप ये बोलेंगे कि नहीं, मैं मेरा नाम पसंद है मुझे और मैं नहीं बदलूँगा, या फिर मुझे पसंद नहीं है और मैं बदल लूँगा। इसमें सही या गलत कोई जवाब नहीं होता। लेकिन हाँ, आपको अपने पॉइंट को सपोर्ट करना ज़रूर होना चाहिए कि सर मुझे ये नाम पसंद है क्योंकि ये इस तरीके से मीनिंग रखता है और शायद मेरी कैरेक्टर, मेरे जो अपीयरेंस है वो भी कुछ वैसा ही है, तो यस, मैं ये नाम पोजेस करता हूँ और ये नाम मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। अगर नहीं है तो कोई और नाम है और ये मेरा कैरेक्टर है, मेरी शालीनता ऐसी है, इसलिए मैं इस नाम को अडॉप्ट करना पसंद करूँगा अगर मुझे मौका मिल जाए तो। ठीक है? दूसरा, आपको आपके डेफ में कम्युनिटी के बारे में फिल करना होता है। कम्युनिटी में आपको पहले तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बारे में बात करनी होती है कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, मेजॉरिटी से। और माइनॉरिटी में है तो डेफिनेटली आपकी काफी सारी कम्युनिटी हो सकती है, किसी भी कम्युनिटी से आप बिलोंग कर सकते हैं। आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं, आप क्रिश्चियंस हो सकते हैं, आप जैन हो सकते हैं, आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं, मेजोरिटी है तो आप हिंदू हो सकते हैं, या कोई भी है, कोई भी रिलीजियस बिलीफ आपका हो सकता है। रिलीजियस बिलीफ से कई ऐसा खास डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो रिलीजियस बिलीफ आपका है, डेफिनेटली यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। ठीक है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यू शुड हैव द आइडिया कि आपका जो रिलीजियस बिलीफ है उसकी क्या फिलोसफी है। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको उस प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लो मेजोरिटी से बिलोंग करते हैं, आप हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको रीनेमिंग किया जा रहा है। इलाहाबाद प्रयागराज बदल के कर दिया गया है। तो क्या ये जो रीनेमिंग है ये जरूरी है? क्या यही तरीका है जिससे हम हिंदुइज्म को प्रीच कर सकते हैं, क्या अप्रिशिएट कर सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि मेजोरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री के अंदर क्या होती है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि देखिए, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की अगर बात की जाती है तो आप सराउंडिंग एरियाज में देखेंगे, वेयर एवर ब्रिटिश रूल्स, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियन। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। तो इंडिया का जो आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ऐसा क्या था इंडियंस के अंदर, इंडियन कल्चर के अंदर, कि जिसकी वजह से आज भी हिंदुइज्म जो है वो एक डोमिनेटिंग रिलीजन के तौर पे यहां पे देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली उस कम्युनिटी के बारे में तीन तलाक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना? या फिर पॉलीगैमी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर इतना बड़ा जो मुस्लिम रूलर्स का इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, तो हो सकता है कोई बोर्ड मेंबर हिस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट हो या फिर उनका इंटरेस्ट हो। और जरूरी नहीं इंटरेस्ट, देखिए इतनी नॉलेज बेसिक सबको होती है, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। आपसे ये ना पूछा जाए कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके ये किया जाए, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद क्यों है, क्या कारण है उसके। तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए। क्रिश्चियनिटी है तो डेफिनेटली क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में, ब्रिटिश रूल के बारे में, या कुछ ऐसा, मतलब एक रेलेवेंट क्वेश्चन आपका हिंदुइज्म से है जिससे क्रिश्चियनिटी से भी बन सकता है। अदर रिलीजन है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, तो इनके अपने क्या बेसिकली पर्सपेक्टिव होते हैं, क्या आइडियाज होते हैं, क्या बेसिकली आउटकम्स होती हैं, दीज ऑल थिंग्स कैन इजीली बी आस्क्ड फ्रॉम यू। ये बड़ी आसानी से आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इन चीजों को आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कारण ये है कि पहली चीज, ये आपको 500 मार्क्स में से काफी ज्यादा मार्क्स देके गए। ऑब्वियसली अगर आप इंटरव्यू में पहुंच गए हैं तो आपको 280 270 में मानता हूं कि आपको मार्क्स आए होंगे, प्लस ही आए होंगे। मतलब आपको अपने ऑप्शनल की नॉलेज है। प्लस में ऐसा जरूरी नहीं होगा कि सामने वाले जो बोर्ड मेंबर हैं उनका ऑप्शनल ऐसा कुछ रहा हो या फिर उनको सब्जेक्ट की नॉलेज हो, बट सर्टेनली कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर सब्जेक्ट के बारे में सबको आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के बारे में आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, ज्योग्राफी का मतलब ये नहीं होगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर आप जाके और लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की डिफरेंट थ्योरीज पढ़ के जाओगे। ठीक है, एरेटोथेनिस ने क्या कहा था इसके बारे में बात करोगे आप डेविस और पेंक की थ्योरी के बारे में पढ़ के जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्योंकि आप मान के चलिए कि सामने वाला बंदा आपके सब्जेक्ट के बारे में ही इज ए लेमैन, तो वो ज्योग्राफी के बारे में कुछ ऐसी चीजें आपसे जानना चाहेगा जो काफी ज्यादा न्यूज में। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि बैरन आइलैंड जो है इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, हम बोलते हैं सिर्फ एक्टिव वोल्केनो वही है। तो इंडिया के अंदर एक्टिव वोल्केनोस बाकी जगह पे क्यों नहीं है? वैसे तो इंडियन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से इंडियन प्लेट काफी ज्यादा मूव करी, बट फिर भी ऐसे क्या कारण? आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो कल्चर है वो, हम ये बोलते हैं कि इंडिया इज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री, बट क्यों? आधा एरिया तो इंडिया का टेम्परेट है, आधा ट्रॉपिकल है,
फिर भी हम उसको सब ट्रॉपिकल कंट्री बोल रहे हैं। उसका कारण क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि अखंड भारत का मतलब क्या होता है, पेनिनसुलर इंडिया का मतलब क्या होता है। मतलब बेसिक चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपको ज्योग्राफी के अंदर ऑप्शनल है या फिर आपका कोई अदर ऑप्शनल है, तो आपको बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करने की जरूरत है उसमें। आपको ये नहीं करना कि सभी थिंकर्स के बारे में पढ़ के जाओ, आप ह्यूमन ज्योग्राफी के हर एक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ के जाओ, बट यस यू शुड हैव द बेसिक आइडिया। हाँ, आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि देखिए ज्योग्राफी का मतलब तो ये होता है कि हम ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफी होता है, अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। पर यहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कैसे आ गया? आप कह रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है आपके सब्जेक्ट का, तो व्हाई ह्यूमन आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी? मतलब ही नहीं बनता वैसे तो, इजंट इट? आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या हो रहा है ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर जहां पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड दैट इज वेरी पुअर इन कंपैरिजन टू टेम्परेट एरिया। आप उठा के देखो, कनाडा, यूरोप, रशिया, ये सब कंट्रीज काफी रिच हैं और उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी अच्छा है। लेकिन आप इंडियन बेल्ट के बारे में बात करो, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, ईरान है, अदर सब साहारन कंट्रीज है, व्हाई दे आर फेसिंग सो मच हर्डल इन सर्वाइविंग द लाइवलीहुड? बेसिक प्रॉब्लम क्या है इनके साथ? मतलब ये हुआ कि मैं ये कहना चाहता हूं, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको तैयार कीजिए, लेकिन एक लेमन की फॉर्म में तैयार कीजिए। एक ऐसा बंदा ढूंढिए, हो सकता है आपके ग्रुप बन जाए। अगर ग्रुप बनता है तो बहुत बेहतरीन है, अदरवाइज जैसे टेक्स्ट बुक है दैट विल बी हेल्पिंग यू। मॉक इंटरव्यू दीजिए, मॉक इंटरव्यू आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि देखिए कौन से एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कमिंग a टेक्स्ट बुक फॉर गिविंग इंटरव्यू, डेफिनेटली ज्योग्राफी, इफ आई विल बी टेकिंग ओवर देयर, ज्योग्राफी जो है उससे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। आप बोर्ड में, आप मेंबर के तौर पे अगर मैं बैठा हूं तो मैं आपसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछूंगा। आपको पता लगेगा डिफरेंट आइडियाज क्या हो सकते हैं, या फिर आप किसी जनरल एस्पेक्ट में अपने फ्रेंड से बोलिए कि देखिए मेरा डेफ है, इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन, आपको क्या लगता है ज्योग्राफी के बारे में, एज ए लेमन आप क्या जानना चाहते हैं? तो मतलब अपने ऑप्शन को तैयार करना है, लेकिन ऐसे नहीं तैयार करना कि सर मेरा सिलेबस ये है और मैं इस हिसाब से पढ़ूंगा। नो, आपको एक लेमन के तौर पे क्या क्यूरियोसिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम हर बार बात करते हैं मास मिशन, मास मिशन, मास मिशन, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्हाई मास इज सो मच इंपॉर्टेंट प्लेनेट फॉर अस? अब आप कहेंगे सर ज्योग्राफी ऑप्शन में तो हम ये बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हैं, इतनी ज्यादा डेप्थ में थ्योरीज पढ़ते हैं, तो फिर कहाँ मास के बारे में और मास मिशन के बारे में बात करेंगे? देखिए मास मिशन वैसे तो साइंस एंड टेक का पार्ट है, लेकिन पार्ट तो ज्योग्राफी से ही आया है। सिमिलरली, क्यों हमारे पास मून का चंद्रयान मिशन इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या कारण है? और फिर आपका इंटरेस्ट एरिया थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट होकर साइंस की तरफ भी चला जाएगा। देखिए आज के टाइम पे साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछना इज वेरी कॉमन। उसका कारण है, आप ये देखिए, मोस्टली थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द वेस्टर्न कंट्रीज दे आर बिकमिंग प्रीडोमिनेंट आफ्टर सम टाइम इन द ईस्टर्न वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, कि पहले के टाइम पे डेटा जो आज हम देखते हैं इज द न्यू ऑयल फॉर द इकोनॉमी, इट वाज प्रीवियसली डिजाइन इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड नाउ इट इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ अस। मतलब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वो हमारी लाइफ का इतना इंटेंस इंटीग्रल पार्ट हो जाती है कि हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी में ही। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम बनते हैं तो आप वहां के डिजास्टर को भी मैनेज करेंगे, और डिजास्टर मैनेज करना फिजिकल फोर्स से पॉसिबल नहीं है, वो आप कर पाएंगे अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। सो वट एवर इज हैपनिंग इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो आपके सिलेबस का भी पार्ट है, वो करंट अफेयर में भी रहता है, और वो नॉलेज बेस के ऊपर एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट के लिए जानना बहुत जरूरी भी हो जाता है। इसलिए अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को हर उस एंगल से तैयार कीजिए जो एक लेमन के टर्म में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक कॉमन आदमी उसके ऊपर ये मान सकता है कि यस ये पार्ट होना चाहिए जो मुझे अवेयरनेस देगा। नेक्स्ट, आपका एड्रेस काफी इंपॉर्टेंट है। एड्रेस का मतलब क्या होता है? देखिए एड्रेस में आप काफी सारी डिटेल्स देते हैं, आप अपने विलेज के बारे में बताते हैं, टाउन के बारे में बताते हैं। अब इस विलेज और टाउन की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है, इस विलेज और टाउन की ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है, इस विलेज और टाउन की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है, इस विलेज और टाउन की कल्चरल इंपॉर्टेंस हो सकती है, इस विलेज और टाउन की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन हैव द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। हो सकता है आपका जो टाइम टाउन है वो हिस्टोरिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई साइट है जो आपके टाउन के आसपास रही हो, तो क्या आपके लिए वो जानना जरूरी नहीं? बिल्कुल जरूरी है। सिमिलरली, अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां आसपास मान लो, अगर आप
कहीं पे ऑक्सबो लेक बनी हुई है, कहीं गांडीकोटा कैन्यन बना हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ ज्योग्राफिकल इवेंट है, कुछ ज्योग्राफिकल फीचर जो है आपको नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके जो एरिया की ज्योग्राफी है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। कुछ टाइम टाउन ऐसे भी होते हैं जैसे कि जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर इकोनॉमी वाइज इंडिया का एक बड़ा पिलर है। वो एक ऐसा एरिया है जो ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। वो एक ऐसा एरिया जहां पे काफी सारे मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। वो एक ऐसा एरिया जहां पे आपको काफी सारी कनेक्टिविटी मिल जाती है। वो एक ऐसा एरिया जहां पे आपको अच्छी खासी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिल जाती है। तो डेफिनेटली यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। सिमिलरली कोई कल्चरल इंपॉर्टेंस हो सकती है, जैसे राजस्थान के काफी सारे गांव ऐसे हैं जहां फोक डांस काफी पॉपुलर है। यू शुड बी अवेयर। या फिर आपके एरिया से कोई ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी सामने आई जो देश के प्रधानमंत्री बन गए या देश के एनएसए बन गए, तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये चीजें रिसर्च से पता लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं आइडिया होता, और ये चीजें पता करने के लिए आपको जरूरी होगा कि थोड़ा अपने एरिया के बारे में रिसर्च कीजिए। देखिए, माना यह जाता है कि अगर आप किसी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप वो एरिया आपके मन में बसता है, उस एरिया की यादें आपके मन में बसती हैं, आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। और अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और आप अपने ही एरिया के बारे में अवेयर नहीं है, तो कैसे आपको पूरे देश की बागडोर संभालने को दे दी जाए, कैसे एक अननोन डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ में दे दिया जाए कि आप उसको अच्छी रिलायबिलिटी के साथ में कवर कर पाएंगे, आप उसको चला पाएंगे एरिया को, वो इम्पॉसिबल होगा। दैट्स व्हाई ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने एड्रेस के बारे में, अपने विलेज, टाउन, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट के बारे में काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं। अब इतना ही, इस स्टेट की डेमोग्राफी के बारे में, इस एरिया की डेमोग्राफी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, खास करके तब अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट से मोस्ट ऑफ द टाइम लिटरेसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्राइम रेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका वुमेन का वर्क में पार्टिसिपेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। दीज आर द क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो आपके एरिया के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, ये चीजें जो है आप डिस्क्रिमिनेशन में नहीं ले सकते कि सर फीमेल्स के ऐसा क्वेश्चन क्यों, नहीं। आप लोगों को उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है मेरे एरिया में और इस तरीके से मुझे इसको रिजॉल्व करना, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके बारे में हो सकता है, और खासकर तब जब आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली वो आपको हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बोर्ड मेंबर्स हैं, दे कैन आस्क एनीथिंग। और ये बहुत ही जेनरिक क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन करना बहुत ही जेनरिक सी बात है। आपको इसके बारे में आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। तो इसलिए फोर्थ पिलर जो आता है आपका, वो आपका एड्रेस होता है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पिलर जो है आपका, मैं आपको बोलूंगा अपने मदर टंग के बारे में जरूर बात कीजिए, थोड़ी नॉलेज रखिए, क्योंकि आजकल जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चल रहा है, इसके चलते आपसे काफी बार आपकी मदर टंग के बारे में या फिर वन नेशन वन लैंग्वेज के बारे में, इस बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि वो कल्चरल बेस है, बट स्टिल आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप अपनी लैंग्वेज को कितना ज्यादा मानते हैं, आपकी क्या लैंग्वेज है, कहां से ओरिजिनेट हुआ है, क्या आपकी बेसिकली वर्णमाला देखने को मिलती है, इस टाइप की बेसिक चीजें जो है आपसे वो पूछी जा सकती है। तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में प्रिपेयर करना चाहिए। अब देखिए, कुछ लोगों का बहुत ही कॉमन सवाल है कि सर मेरी ग्रेजुएशन जो है वो किसी XYZ फील्ड में है, तो क्या वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, ग्रेजुएशन एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें आपने 3 से 4 साल निकाले। इसका मतलब ये है कि आपने या तो टोटल टाइम पास किया है, और अगर आपने टोटल टाइम पास किया मतलब यू आर नॉट अ सीरियस कैंडिडेट, मतलब आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे आई एम एन मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, इफ समवन विल आस्क समथिंग, सम बेसिक थिंग लाइक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर कोई मुझसे बात करता है, तो आई कांट से, हालांकि मे बी अराउंड 10 to 12 years हो चुके हैं ग्रेजुएशन हुए, बट थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आज भी मैं अवेयर हूं। साइंस के कुछ बेसिक एस्पेक्ट मुझे आज भी आते हैं, बिकॉज आई हैड स्टडीड एट दैट टाइम। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूं। ग्रेजुएशन के बारे में तो सर कुछ पता ही नहीं। आप अपने चाइल्डहुड की चीजें भी जानते हो भाई, अगर जानते हो तो फिर अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में क्यों नहीं जानते। हल्की बहुत नॉलेज आपके उसके बारे में होनी चाहिए। हाँ, थोड़े टाइम के बाद में आप कह सकते हो कि ठीक है सर, नहीं पता, ज्यादा मुझे डेप्थ में नहीं पता, बट सर्टेनली आई विल एंटरटेन सम ऑफ द क्वेश्चंस। मैं बता सकता हूं कुछ लेवल तक मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा।
और उसमें आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि यार इंजीनियरिंग है तो कैसी मशीन्स होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, क्या इंजीनियरिंग डेवलपमेंट अभी के टाइम पे हो रही है, और आपकी स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग से हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो यू शुड बी अवेयर की मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपको कॉमर्स में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, क्या कॉमर्स की ऐसी चीजें होती हैं, कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टेड अकाउंटेंट है, उनके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या चार्टेड अकाउंटेंट से जो भी आपकी चीजें हैं, सीए जो है वो लीगलाइज कुछ बेसिकली सिग्नेचर कर सकता है, किसी को साइन कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट वैलिड होते नहीं होते, ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी आपका बैकग्राउंड है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए और उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। यू शुड बी अवेयर, बट बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर बेसिक अगर समवन इज आस्किंग सम ऑफ द एडवांस थिंग्स, देन यू कैन डिनाई एंड यू कैन से आई एम सॉरी सर, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, बट स्टिल फॉर बेसिक्स यू कांट से नो। नेक्स्ट, हॉबी। ये बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है, 7th पिलर है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट पिलर है। देखिए, आपको डेफ फिल करते हुए आपसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, और अगर आपसे पूछा जा रहा है आपकी हॉबी क्या है, तो डेफिनेटली कई बार क्या होता है, हम अच्छी अच्छी चीजें सारी लिख देते हैं, चेस खेलना मेरी हॉबी है। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना होगा कि हॉबी का मतलब क्या होता है। देखिए, हॉबी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि यू आर बेसिकली डूइंग दीज थिंग्स, यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी इन योर लेजर टाइम एंड यू एंजॉय इट। ठीक है, आप अपने फ्री समय में, खाली समय में ये काम करते हैं और आप इसको एंजॉय भी करते हैं। और जब भी मैं किसी चीज के मजे लेता हूं, एंजॉयमेंट करता हूं, मुझे इंटरेस्ट है, वो मेरा एरिया है, वो मेरा कमांड एरिया है, मुझे उसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो मैं उसके बारे में जानने की कोशिश भी करता हूं, मैं उसके बारे में नॉलेज भी रखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलूं कि आपने बोला सर मैं क्रिकेट का मैच देखता हूं, तो डेफिनेटली क्रिकेट मैच के बारे में कुछ जो अच्छी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इंडिया ने कब वर्ल्ड कप जीता था, कब नहीं जीता, किस टाइम पे हार गए थे, किससे हार गए थे, कौन सी टीम के साथ में मैच था, किस लेवल पे जाके आप ये कहना चाहेंगे कि ये फॉल्ट उस खिलाड़ी की थी, पूछा जा सकता है। जैसे रिसेंटली हमने वर्ल्ड कप लूज कर दिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आपसे पूछा जा सकता है आपको क्या लगता है पूरी टीम के अंदर अगर आपको एक मौका दिया जाता है कि एक खिलाड़ी को चेंज कर दीजिए, किसी भी एक प्लेयर को चेंज करिए, आप किसको चेंज करते हैं? क्योंकि आपने लिखा है क्रिकेट आपका इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली आपको अवेयर हो तो होंगे ही कि ये वाला कैंडिडेट अच्छा खेल सकता था लेकिन नहीं खेला इसमें, तो कोई लॉजिक रहे होंगे। कई बार एलिगेशंस लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी पे एलिगेशंस लगे कि उन्होंने ओपन वे से अपने बढ़िया तरीके से नहीं खेला जैसा वो खेलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी अदर कैप्टनशिप के अंदर मैच जो है, ट्रॉफी जो है वो जीती जाए। तो क्या ये एलिगेशन सही है? आपको लगता है महेंद्र सिंह धोनी काफी अच्छा खेल सकते थे लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कई बार क्या करते हैं, आप हॉबी लिख देते हैं एक से ज्यादा, ठीक है, आपको ये लगता है कि यार बीइंग अ स्मार्ट पर्सन आई शुड हैव मोर हॉबीज, आपके लिख देते हैं मैं चेस खेलना पसंद करता हूँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को पसंद करता हूँ, और मेरी हॉबी है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, एंड गार्डनिंग करना मेरी हॉबी हो जाती है। आई यूज टू प्ले विद द चिल्ड्रंस, आई यूज टू लिसन गजल्स ऑफ फलाना ढिमकाना एंड सो, ये आप लिख से देते हो। लेकिन अगर आपने अपने डेफ में मेंशन किया है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि उस चीज की बेसिक नॉलेज आप गैदर कर लीजिए, बेसिक से भी थोड़ा सा एडवांस, क्योंकि बेसिक तो सबको पता होता है। बेसिक से थोड़ा एडवांस का मतलब है कि एटलीस्ट जिस बंदे की हॉबी नहीं है वो आपसे कुछ नई चीजें सीख पाए। ऐसा ना हो कि दैट पर्सन हु डजंट हैव दैट हॉबी, ही नोज मोर देन यू और शी नोज मोर देन यू। सामने वाला बंदा आपसे ज्यादा जानता है, उसकी हॉबी भी नहीं, ठीक है। तो प्लीज इस चीज के ऊपर काम कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप अपने डेफ के अंदर 4 से 5 हॉबी रखें, हॉबी एक भी हो सकती है। अगर एक है तो एक ही मेंशन कीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टाइम होता है अपनी फैमिली के साथ में बिताइए। फैमिली के साथ बिताने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं एंजॉयमेंट कीजिए, मैं ये कहूंगा आपकी फैमिली के अंदर जो आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर वो एजुकेटेड हैं तो आप उनको ये अपना डेफ दीजिए और उनसे कहिए कि कुछ क्वेश्चंस आप मुझसे पूछें। क्योंकि होता ये है कि यू आर सराउंडेड बाय ऑल दोस पीपल हु आर इनटू द सिविल सर्विसेज फील्ड। आपके टीचर्स हैं, आपकी फैकल्टीज हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, और आपके बेसिकली साथी हैं जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए उनके मोर और लेस सेम थॉट प्रोसेस होता है। दूसरा, यू ऑल पीपल आर यंग पीपल, कोई अपने 20s में है, 20, 25, 30 इसके आसपास है, तो उस केस में आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, आपके जो आइडियाज होते हैं, आपका जो सोचने का लेवल होता है वो बहुत अलग होता है इन कंपैरिजन टू द पर्सन हु बोर्न इन 1960s और 70s। उस टाइम से
वो काम करते आ रहे हैं। जब आप पैदा हुए थे तब वो सिविल सर्वेंट हो चुके थे, तब से वो देश की बागडोर संभालते जा रहे हैं, और उसके बाद में आज वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। उनका थॉट प्रोसेस कहीं अलग होगा। इसलिए अपने से ज्यादा उम्र के लोगों को इस चीज में इन्वॉल्व कीजिए। आस्क देम कि ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो आप मेरे डेफ को देखते हुए मुझसे जानना चाहते हैं। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एंड ट्राई टू स्प्रेड इट एज मच एज यू कैन। आपने कभी अपना ग्रेजुएशन किया था, आपके सराउंडिंग में लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे जो सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उनकी बात मैं कर रहा हूं। उनको अपना डेफ भेजिए, उनसे पूछिए कि क्या क्वेश्चंस हैं आपके मन में आते हैं इसको देखते हुए कि मेरे से आप क्या जानना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इस टाइप का सोशलाइजेशन बढ़ाइए। एंड यस, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये नॉलेज का भी टेस्ट है। तो मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा करंट अफेयर के ऊपर आप अपना ज्यादा समय दीजिए। हो सकता है कुछ लोगों का इंटरव्यू जनवरी में ही हो, कुछ लोगों का हो सकता है मार्च में आए, तो थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा। बट स्टिल मैं ये कहूंगा, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि हाउ यू आर गोइंग टू ड्राइव योर इंटरव्यू। यू हैव टू बी द कमांडिंग पर्सन इन योर इंटरव्यू। डोंट लूज द बागडोर इन द हैंड ऑफ द इंटरव्यूअर। खुद अपने हाथ में रखो, उसको ड्राइव करो, उसको थोड़ा सा सिंबल देते रहो कि इस तरीके से मुझे इंटरव्यू के अंदर इस टॉपिक पे बात करनी है, ये मेरे इंटरेस्ट एरिया है, और वो उसी तरीके से चलता जाएगा। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपको कोई इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू का मतलब होता है उसके बारे में जानना, कोशिश करना। तो इंटरव्यूअर पूरी कोशिश ये करते हैं कि हम उसके बारे में जाने, इंडिविजुअल के बारे में। बहुत ज्यादा फैक्चुअल या उसके नॉलेज के बारे में ज्यादा बातें ना करें, पर्सनैलिटी के ऊपर बातें करें, बट स्टिल नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बेसिक जो चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया आपके बारे में होने चाहिए, लेमन वाली जो टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लेग्रेंज पॉइंट है, हो सकता है आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी आपको पता होना जरूरी है क्योंकि ये न्यूज में रहता है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो ऑप्शनल भी बदल दिया है, अब इसका क्या जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। आपके उसके बारे में भी थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपने 3 से 4 साल उसके ऊपर निकाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर देंगे। सो प्लीज, ये 7 पॉइंट है, इनके ऊपर ध्यान दीजिए और इनको नोट कर लीजिए। ये चीजें हैं जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर काम करना चाहिए। For any kind of help, you can connect with Kapil Bhardwaj for you, or here is my Insta handle. You can follow me over here. You can directly message me over there. And yes, if you want to go for the mock interview, मैं बोलूंगा कि 4 से 5 mock एटलीस्ट दीजिए आप, ताकि you get to know from the different people, क्योंकि हर एक कोई एक्सपीरियंस पर्सन है। एंड यस, जितना ज्यादा मॉक देंगे आप, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अप्लाई कीजिए। आप मॉक के लिए भी अपने आप को एडमिट कर सकते हैं, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं विद टेक्स्ट बुक। आपको एक अच्छी गाइडेंस जो है वो मिलेगी विद द एक्स ब्यूरोक्रेट्स एज वेल एज सीनियर एकेडमिक पीपल। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।